अच्छा, जून 2021 का पेपर है। ठीक है, वेरिएंट 22। यहाँ पे जरा देखिए, राइस फार्मर्स इन कैम्बोडिया एंड म्यांमार अंडर प्रेशर। ये बताइए 2021, ये आप लोगों के पास होना तो चाहिए। सुने, rice farmers across Cambodia and Myanmar in Southeast Asia have been left searching for new markets for their crop after the European Union announced that it will now be imposing substantial tariff on rice from both countries for the next 3 years. बोलता है कि कंबोडिया और म्यांमार ये दो मुल्क हैं तो अब एक नई कंट्री ढूंढ रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने क्या लगा दिया है इनके ऊपर, टैरिफ लगा दिया। जब यूरोपियन यूनियन ने दोनों कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाया है तो प्रॉब्लम ये हुई है कि कॉस्ट बढ़ गई। जो आप लोगों को बेसिक से रीजंस पता है कि इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। जब इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी तो इंपोर्ट की क्वांटिटी गिरना शुरू हो जाएगी। अब इन दोनों के लिए क्या है चीज, एक्सपोर्ट। तो जब यूरोपियन यूनियन इनके ऊपर टैरिफ लगाएगा तो इनका एक्सपोर्ट का माल महंगा हो जाएगा, और जब एक्सपोर्ट का माल महंगा होगा तो इनकी सेल्स गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे आओ। 3 साल के लिए लगाया हुआ है भाई, इस चीज को जरा याद रखना। An investigation has confirmed that the increase in the rice import from these countries has been damaging to EU rice producers. बोलता है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो हमारे पास राइस प्रोड्यूसर्स हैं उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का ख्याल रखने के लिए गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, इन दो कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया। आगे, representatives of EU farmers welcome the decision as the cheap rice import from Southeast Asia has been contributing to EU farmers and laborers leaving agriculture and migrating to towns. बोलता है कि साउथ ईस्ट एशिया से जो हमारे पास इंपोर्ट, ये अच्छा ये कहानी यूरोपियन यूनियन के हिसाब से लिखी गई है। कहता है कि हमारे हिसाब से जो हमारे पास माल साउथ ईस्ट एशिया से आ रहा था वो कंपैरेटिवली सस्ता था, जिसकी वजह से हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे वो अफेक्ट हो रहे थे, आउट ऑफ मार्केट हो रहे थे। यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही। EU rice imports from the two Southeast Asian countries increased from 9,000 tons in 2012 to 360,000 tons in 2017, leading to a sharp fall in the price of rice in the European Union. जब आप बाहर से इतना माल मंगवाओगे तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर किस तरह अट्रैक्ट करेगा आपको, प्राइस कम करके अट्रैक्ट करेगा ना, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। आगे, इन 2018 approximately 30% of all European Union rice imports came from countries with duty free status. बोलता है कि ये ड्यूटी फ्री कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट करते थे राइस को, जिसकी वजह से हमें ड्यूटीज नहीं पे करनी पड़ती थी, हमें कॉस्ट भी नहीं पड़ती थी और माल सस्ता पड़ता था। विद मोस्ट बीइंग शिप्ड इन फ्रॉम कंबोडिया एंड म्यांमार। तो ये दो जो थे हमारे पास, मेजोरिटी यहाँ से काम हो रहा था। The increase in low price import has caused serious difficulties for European Union rice producers. बोलता है कि उनके इंपोर्ट्स हमारे पास सस्ती थी यूरोपियन यूनियन में, तो लोकल प्रोड्यूसर्स की बची पड़ी थी और वो बेचारे मार्केट से बाहर होते जा रहे हैं। Their market share in the European Union dropped substantially from 61% to 29%. यानी कि ये पूरी कहानी इन्होंने बताई हुई है कि इंपोर्ट्स के ड्रॉबैक। अगर मैं आपको एक मोटे लफ्जों में बात बताऊं तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के ड्रॉबैक्स की बात हो रही है। जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फ्री ट्रेड होगा तो उससे हमारे पास डंपिंग होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोकल प्रोड्यूसर्स खत्म हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, ये उसी की बात हो रही है। Rice is currently grown across 8 European Union countries, including Italy, whose government initially requested that European Union investigate the issue in March 2018 to protect European Union rice industry. बोलता है कि इटली एक वन ऑफ द कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर जो कहती हैं कि यार हम लोग बहुत पहले से मार्च 18 से हम लोग ये अपनी आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसको खत्म करो, तो ये प्रॉब्लम थी यूरोप के लिए। Cambodia and Myanmar have enjoyed duty-free rice exports to the EU since 2010. मस्त मगन में ये लोग जी रहे हैं, एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं। When tariffs on the crop were removed as part of a policy which aims to promote European Union trade in goods with the world's 50 least developed countries. बोलता है कि जब हम लोगों ने क्रॉप के ऊपर टैरिफ हटा दिया था, पहले क्रॉप के ऊपर लगा हुआ होगा, अब उन्होंने टैरिफ को जब हटाया था
वो उसका एम क्या था? उसका एम ये था कि जो लो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको फायदा हो। उसका एम ये नहीं था कि हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाए, जो इन लोगों ने किया है। ठीक है, एटलीस्ट सॉरी, वर्ल्ड लीस्ट 50 डेवलप्ड कंट्रीज को इन लोगों ने ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी। Other more developed countries in Southeast Asia, including Thailand and Vietnam, have long been paying tariffs of around $200 per ton for rice exports to the EU. बोलता है कि जो थाईलैंड और वियतनाम अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइस की यूरोपियन यूनियन में, कितने पैसे देते हैं वो लोग पर टन? $200 पर टन देते हैं। फॉर बोथ कंबोडिया एंड म्यांमार राइस इज अ मेजर एक्सपोर्ट। दोनों के लिए राइस एक मेजर एक्सपोर्ट है। दोनों के लिए जो जनरेशन ऑफ मनी है वो कहाँ से हो रही है? एक्सपोर्ट ऑफ राइस से हो रही है। And the European Union has become their most profitable market, so the new tariff has harmed their economies. एक तो पहले ही वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज के अंदर आता है, और ऊपर से जब उनकी एक्सपोर्ट इतनी महंगी हो गई, मतलब उनके लिए तो एक्सपोर्ट ही है ना जो महंगी हुई है, तो उनकी डिमांड गिरना स्टार्ट हो गई। ओवरऑल उनके लिए काफी नुकसान। अच्छा, अब आधा पढ़ लिया, जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पता कोई एक आधा क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास मिल जाए। कंपेयर द चेंज इन प्राइस, छोड़ो। करंट अकाउंट बैलेंस नहीं है, छोड़ो, पूरा ही पढ़े। The European Union is currently Cambodia's largest destination for rice export. बोलता है कि जो यूरोपियन यूनियन है कंबोडिया के लिए सबसे ज्यादा, कंबोडिया यूरोपियन यूनियन के अंदर अपना माल बेचता है, तो राइस एक्सपोर्ट इनकी बहुत ज्यादा है। अकाउंटिंग फॉर 43% ऑफ ऑल एक्सपोर्टेड राइस। आपका 43% रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? कंबोडिया का राइस एक्सपोर्ट करके कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन पे। यानी कि वो उस पर डिपेंडेंट है। जो याद करो, डिपेंडेंसी का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अब जब वो इस पर डिपेंडेंट है और यूरोपियन यूनियन ने आप पे टैरिफ लगा दिया, तो आपकी तो सेल्स गई 43%, कम से कम भी 10-15% रह जाएगी, तो आपके लिए तो बड़ी चमाट है ये। आ गया हो, यानी कि ये इस पर डिपेंडेंट है भाई। ठीक है, डिपेंडेंसी। नेक्स्ट, it is thought that Cambodia's rice industry could be put in a critical condition as a result of EU tariffs. वही वाली बात है। In order to offset the additional cost resulting from the tariff, local rice farmers will have to cut production cost and may need to grow different crops altogether. बोलता है इन ऑर्डर टू ऑफसेट, यानी कि एडिशनल कॉस्ट से बचने के लिए, जो आपके पास टैरिफ लगा दिया गवर्नमेंट ने, उससे बचने के लिए लोकल प्रोड्यूसर ने क्या किया? लोकल प्रोड्यूसर ने अपनी कॉस्ट कट करने की कोशिश की, ताकि कॉस्ट कम हो तो प्राइस लेवल अपने आप एडजस्ट हो जाए टैरिफ के साथ। या फिर उन्होंने क्या बोला? एक डिफरेंट क्रॉप लगा लो, आप डिफरेंट वो बेचना शुरू कर दो, डिफरेंट फसल बेचना शुरू कर दो। One suggestion is that government subsidies could make Cambodia's rice industry more competitive. बोलता है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देता है तो उससे क्या होगा? कंबोडिया की जो राइस इंडस्ट्री है ज्यादा कंपैरेटिव हो जाएगी। ओवरऑल बेनिफिट में ये होगा। The impact of the tariff will ultimately depend on the extent to which EU consumers consider rice produced in the European Union to be a good substitute for Cambodian rice. बोलता है कि हम लोग यूरोपियन यूनियन में अपना चावल तो उगा ले, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्या लोग उसे पसंद करेंगे? यानी कि यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई कुछ लोग होते हैं सिर्फ बासमती खाते हैं, कुछ लोग होते हैं कोई दूसरी नस्ल का चावल खाते हैं, तो वो ब्रांड लॉयल्टी आ जाती है ना उसके अंदर। तो वो कहता है कि क्या ईयू के कंज्यूमर्स डोमेस्टिक पे आएंगे भी कि नहीं आएंगे, या बोलेंगे हम लोग टैक्स पे करने के लिए तैयार है, हमें बस यहाँ कंबोडिया का चावल ला कर। तो ये चीजें यहाँ पे देखनी है। कंज्यूमर इन यूरोप, देखो लिखा हुआ है, मे नॉट माइंड पेइंग अ बिट मोर फॉर कंबोडियन राइस। यानी कि वो बोलता है कोई टेंशन नहीं है, प्राइस बढ़ने दो, हम लोग तो इसी का चावल खाएंगे। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी पीढ़ी है, इंडिकेशन क्या चल रही है? सही है, ये चीजें आपने मार्क करनी होगी अपने पास। आगे देखें। Myanmar is in a similar situation as the European Union has become one of the Myanmar's major rice markets. Myanmar reached an all-time high of 293,000 tons of rice exported to EU in 2017. But this could change now that there is a high barrier for entry to the European Union rice market, forcing farmers to look closer to home for different buyers. बोलता है कि यार आप यूरोपियन यूनियन ना बेचो, आप कहीं आसपास मुल्क देख लो जिनको आप बेच सकते हो। Myanmar's Rice Federation stated that the European Union's decision to levy tariff on the country's rice exports had serious potential negative effects on Myanmar's economy. जाहिर सी बात है क्योंकि इनका मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आ रहा था? चावल एक्सपोर्ट करने से आ रहा था। ठीक है,
तो ये आपकी पूरी केस स्टडी गिवन थी। अब यहाँ पे कुछ टेबल्स भी हैं। म्यांमार एंड कंबोडिया कंज्यूमर प्राइसेस, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एनुअल परसेंटेज चेंज लिखा हुआ है। अब ये जो कम हो रहा है ना, गधों की तरह ये मत लिख देना कि प्राइस लेवल कम हुई है, ये क्या हो रहा है, डिस इन्फ्लेशन, ये डिस इन्फ्लेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन्फ्लेशन का परसेंटेज कम हो रहा है। यहाँ पर इतने पोर्शन तक डिस इन्फ्लेशन हुई है, उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट है, हर साल 2.5% से आ रही है महंगाई, ठीक है। इसको ज्यादा देखना, सारे गिन रहे हैं, समझ आ गया, चाहिए। म्यांमार एंड कंबोडिया करंट अकाउंट बैलेंसेस परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, अब इसका तो बेचारे का बेड़ा ही गर्क हुआ है, -10.9, -10.5, -13, और ये म्यांमार का देखें, यहां तक डेफिसिट बढ़ा 2 सालों में। इस साल डेफिसिट कम हुआ, यानी कि इस पॉइंट पे आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई होंगी और आपकी इंपोर्ट्स क्या पता कम हो गई। उसके अगले साल वापस से मूवी नेगेटिव उसमें जाना स्टार्ट हो। बोलता है कंपेयर द चेंज इन द प्राइस लेवल इन म्यांमार विद दैट इन कंबोडिया बिटवीन 16 एंड 18। बोलता है 16 से लेके 18 तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बताओ दोनों की प्राइस में क्या इफेक्ट आ रहा है, बताएं। अभी क्या बताया था, डिसइंफ्लेशन आ रहा था, यानी कि कंटिन्यूअसली आपकी प्राइस लेवल इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 मार्क मिलेंगे जब आप उसको बताएंगे डिसइंफ्लेशन वाली बात, और कंटिन्यूअसली आपकी प्राइस लेवल बढ़ रही है। हाँ, परसेंटेज कम हो रही है, लेकिन प्राइस लेवल जो है वो अभी भी आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसमें कंपेयर उस हिसाब से नहीं करना, देखिए मार्क्स 2 मार्क है। अगर तो ये 6 मार्क का होता है या 4 मार्क का होता, तब आप बता देंगे ये दोनों का अलग अलग किस। नहीं नहीं, एक्सप्लेन भी तो करना है ना, दोनों में डिसइंफ्लेशन हो रही है, आप खुद देखिए, नहीं हो रही। या तो इसको ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल -2.5, -2.5, -2.5, तब आप कहती कि कंबोडिया में डिफ्लेशन हो रही है 18 में, जबकि उसके अंदर डिसइंफ्लेशन हो रही है। अब जब दोनों में ही डिसइंफ्लेशन हो रही है तो दोनों का ही बताना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तक कुछ है उसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर डिसइंफ्लेशन हुआ, फिर इन्फ्लेशन हुआ, इसके अब जब एक्सप्लेन करोगे तब इस तरह डिटेल में बताओगे। इसके अंदर कंटिन्यूअसली डिसइंफ्लेशन होती जा रही है, लेकिन प्राइस लेवल ओवरऑल बढ़ी, प्राइस पे कमी नहीं आई है, प्राइस बढ़ रही है। आप कुछ डिसइंफ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन आया इनकम रेट से आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयर करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ म्यांमार विद दैट ऑफ कंबोडिया। इन दोनों के आपने करंट अकाउंट बैलेंसेस कब के चेक करने, 2018 के। तो आप यहाँ पे देखें, दोनों माइनस में, सही है, बोथ आर इन डेफिसिट, सही, दोनों का पता है, लेकिन ये कम डेफिसिट में है, ये ज्यादा डेफिसिट के अंदर है। और अगर फर्दर एक्सप्लेन करना है तो आप बोलेंगी कि ये देखिए 16 से जब 17 आया और जब 17 से 18 आया, तब हमारा जो नेगेटिव डेफिसिट है वो कम हो गया इसके अंदर, म्यांमार में हमारा डेफिसिट कम हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 2 मार्क आपको ऐसे मिल जाएगी। आगे, explain any two policies that could improve the competitiveness of rice from Myanmar and Cambodia in the European Union market। यहाँ पर मुझे याद है सब्सिडी का एक पॉइंट पढ़ा था मैंने कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी, इससे आपकी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, ठीक है। उसने लिखा हुआ है कि आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करें, जब प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेंगे तो आपकी प्राइस कम होगी, कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। आप डाइवर्सिफिकेशन करो, डिफरेंट क्रॉप्स पे जाओ, डाइवर्सिफिकेशन करोगे, चांसेस ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, चांसेस ऑफ फेलियर कम होगा, कंपैरेटिवनेस बढ़ेगी। तो आप अपनी कॉस्ट को इस तरह कम करें कि आप टैरिफ को उसी में एडजस्ट कर कवर कर लें उसके, ठीक है। तो ये वाली सारी बातें आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो आप लोग का मिस्टेक क्या आती है, जो आप लोग मार्क्स यूज करते हो, आप लोग बस बताते हो सब्सिडी देते हैं, बस खत्म, अल्लाह हाफिज। बताओ तो क्या होगा उससे। अब जैसे आपने बोला कि कॉस्ट कम करके उसको एडजस्ट करें टैरिफ को, ये एप्लीकेशन एनालिसिस के मार्क्स है। जब आप इन चीजों से लिंक करोगे आपको एप्लीकेशन के मार्क्स मिलेंगे, जब इससे फर्दर बेनिफिट एक्सप्लेन करोगे उससे आपको एनालिसिस के मार्क्स। समझ में आई बात। तो ये कितने मार्क का था भाई, 4 मार्क का था, 2 पॉलिसीज पूछी हुई थी, मैंने आपको 3 बताई, कोई सी भी 2 लिखते लो। देखो सुनो, सब्सिडी मिली, सही है, सब्सिडी मिलने से आपकी सप्लाई बढ़ेगी,
सब्सिडी एक ग्रांट होती है, उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रोड्यूसर अपनी प्राइस लेवल कम करेगा, जब प्राइस लेवल कम करेगा तो उससे क्या होता है, कंपैरेटिवनेस बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। बस ये आपने चेन एक्सप्लेन करनी है फिर। समझ गए। इसी तरीके से टैरिफ, अब उसको एग्जांपल दो कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टैरिफ लगाया हुआ 100 रुपए का, मैंने अपनी कॉस्ट 100 रुपए से कम कर दी, मैंने चीपर सप्लायर ढूंढ लिया तो वो 100 रुपया वहां पे एडजस्ट हो गया। समझे। नेक्स्ट, discuss two factors that will determine the extent of the impact the European tariff will have on the economies of Myanmar and Cambodia। ये एक तो ये लिखा हुआ, ठीक है, और एक ये लिखा हुआ। अब ये कितने मार्क का है, 6 मार्क का। तो अब 3 मार्क म्यांमार के लिए और 3 मार्क कंबोडिया के लिए। अब यहाँ पे ये ये जो लफ्ज लिखा हुआ है 43%, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने डिपेंडेंसी, ये चीजें जब आप लिखोगे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ सही, ये बात आपने बताई। अच्छा अब सुनो, इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा था कि लोग ज्यादा पे करने के लिए मिलेंगे, पीडी की बात आ गई। तो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कंबोडिया की, तो उसको आप लिंक करना स्टार्ट करेंगे पहले तो, कि आपका 43% डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट के ऊपर। उसने अफेक्ट पूछा है ना क्या होगा, तो 43% जब एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है और यूरोपियन यूनियन ने टैरिफ लगा दिया, तो आपकी इतनी सारी इनकम तो यहीं पे जाया होगा, लोग आपसे सामान ही नहीं परचेज करेंगे, तो 43% की जो डिपेंडेंसी है वो तो बेचारी खराब हो जाएगी ना। पूछ रहा है म्यांमार का, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। Two factors that determine the extent of the impact of European Union of Myanmar and Cambodia। ठीक है, पहले तो आपने उसको बोला कि 43% हमारा जो है वो सारा आता है म्यांमार का, बड़ा एक मेजर चंक है, लेकिन यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है, नेचर ऑफ गुड। आप बोलोगे कि यार क्योंकि अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो हो सकता है इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना आए आपके ऊपर, और इनइलास्टिक के बारे में बताओ। आप यहाँ पे बोल सकते हैं टेस्ट प्रेफरेंस, लॉयल्टी, क्योंकि चावल है यहाँ पे टेस्ट की बात आ जाती है, प्रेफरेंस की बात आ जाती है, लॉयल्टी की बात है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे कंज्यूमर्स को यूरोपियन यूनियन में क्या पता उस तरह का चावल ना मिलता हो जो म्यांमार से आ रहा है, तो लोगों को उसका एक टेस्ट डेवलप हुआ है, लोगों ने बोला कि भाई हमें यही चाहिए। तो इस पॉइंट पे अगर टैरिफ की वजह से आपकी प्राइस ज्यादा से भी बढ़ती है, आपकी क्वांटिटी से वर्सेस, और अगर और डिटेल में जाना चाहो तो ओवरऑल रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, समझे बात को। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन जो है, यहाँ पे लिखा था कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी इनकरेज कर रहे हैं कि वो खुद बनाए। तो आप बोले कि अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है, कुछ लोगों की क्या पता इलास्टिक हो, वो बोले कि जी हमें नहीं चाहिए, हम ज्यादा पैसे पे नहीं करेंगे। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, 2 रीजन आ गए, ठीक है। एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट अगर इलास्टिक डिमांड है तो कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट कम है और कंट्री को क्या होगी, हाँ इस कंट्री का ड्रॉबैक क्या होगी, एक्सपोर्ट्स का बैलेंस ऑफ ट्रेड और नेगेटिव में चले जाएगा। अब इसको लिंक करो कि -5 से भी नीचे चला जाएगा एप्लीकेशन के मार्क्स। समझ में आई है बात। Discuss the view that European Union should give tariff-free access to European Union market to all producers of rice। बोलता है कि टैरिफ, आसान लफ्जों में बताऊं, प्रोटेक्शनिज्म हटा दो। ये बात उसने बोली आसान लफ्जों में कि टैरिफ फ्री आप एक्सेस दें, इतनी वाले सही है, आप ये चीजों को हटा दो। अब यहाँ पे आपने बताना है प्रोटेक्शनिज्म के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। 3 मार्क, अब ये 6 मार्क है, इसमें से 1 या 2 मार्क आपके इवैल्यूएशन के जाएंगे, कंक्लूजन के कि हाँ यार करना चाहिए कि नहीं। तो आपने क्या करना है, 2 पॉइंट फेवर के अंदर और 2 पॉइंट अगेंस्ट में। किसको फेवर कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। आप बोलोगे भाई लगाओ, लेकिन किसी हद तक मैं तो बोलता लगाओ, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, लोकल बंदे ना, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स। मैं बोलूंगा कि आप उन्हीं को ऐसी सलाहियतें दो या उनको ऐसा ट्रेनिंग दो कि वो जो कंबोडिया से चावल आ रहे हैं वो यहाँ पे उगा लें, ठीक है। कंपटीशन बढ़े, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। मैं तो अपने लोगों को फेवर करता, आप लोगों की मर्जी है किसको करना चाहो। समझ में आई ये बात। 2 मार्क्स, सॉरी 2 पॉइंट्स फेवर में एक्सप्लेन करने कि भाई लोकल मैन्युफैक्चरर्स परेशान हो रहे हैं। यूरोप, अब देखो एक बात सुनो, जब यूरोप इंपोर्ट करवा रहा है तो यूरोप का भी तो बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो रहा होगा, क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ये बात आप बोल सकते हो एग्जामिनर को।
कि अगर हमें यूरोप का बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रोवाइड किया हुआ होता तो हम और बेहतर तरीके से असेस कर पाते कि हमारे यूरोप की सिचुएशन क्या है, क्या उन्हें टैरिफ लगाना चाहिए कि नहीं। जो चीज केस में मिसिंग हो वो आप लिख के दे सकते हो, वो आपको मार्क्स दे देगा इस चीज के ऊपर, समझे। तो हम लोग और अच्छे तरीके से असेस कर लेते। ये बात बताओ। ड्रॉबैक्स पे जाओगे आप कि नहीं यार, हमारा जो है वो लोग पागल हैं, मंगवा रहे हैं, इनलास्टिक डिमांड है, खर्चा बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इसकी बातें बताओ। डंपिंग का केस बताओ, लोकल मैन्युफैक्चरर्स बेचारे बंद हो रही हैं दुकानें, उनका केस बताओ। माइग्रेशन का भी शायद लिखा हुआ था। हाँ, हम लोग दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, बताएं उसको। ठीक है। कंक्लूजन आपने, अच्छा और भाई जो मैंने आप लोगों को वॉइस नोट भेजे थे लाइनिंग का, तो लाइन छोड़ने का, पैराग्राफिंग का, सुन लो भाई उसको जरा गौर से। ठीक है, ये सबके साथ मसला है, ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं है। अच्छा भाई, 2 मार्क इसके अंदर साथ, ठीक है, 2 मार्क इसके अंदर, 4 मार्क इसके अंदर, ये तो बेकार से सवाल थे। ठीक है, 4 मार्क इसमें, 4 मार्क इसमें, कितने मार्क्स आ गए? 16 मार्क्स आप लोग आराम से दे सकते हो, क्योंकि ये तो बेकार है ना, इनमें तो पूरे पूरे मार्क्स हैं, या इनमें भी कम करो। चलो इतने तो ले आओगे कम से कम, इतने तो ले आओगे ना कम से कम। अभी कितना है? 12 है वो। हम्म, कोई मसला इसके अंदर? समझ गए पूरा केस। अब आ जाए सेक्शन बी के ऊपर। अब अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। In 2018, the UK government concerned about the rise in obesity, particularly amongst young people, imposed a tax on producers of sugar sweetened drinks. पहले पार्ट बी पढ़ा करें। अच्छा आप लोग एक अपनी आदत बनाओ कि पहले मार्किंग स्कीम बना लिया करो, वरना आंसर लिखते हुए भूल जाओगे। तो एक छोटे छोटे पॉइंटर्स अपने पास आंसर के अंदर बना लिया करो पेंसिल से। हाँ, पेपर के लिए बता रहा हूँ। पार्ट बी बोलता है कंपेयर द लाइकली effectiveness of a policy of imposing minimum price on demerit goods with one other policy to improve public health and consider which policy is more likely to be successful. आगे पार्टी में स्टेट व्हाट इज मेंट बाय demerit good। अच्छा अब ये देखो, तो ऐसी बातें लिखना कि जो पार्ट बी में रिपीट ना हो। ठीक है, state what is meant by demerit good and with the help of diagram explain how a tax on producers can improve the allocation of resources in the market for sugar sweetened drinks। यानी कि अगर मैं दोनों ही सवाल इसने पॉलिसीज के पूछे, पार्ट ए के अंदर टैक्सेस डाल दिए, पार्ट बी में बोला मिनिमम प्राइस के साथ एक और चीज बता। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए, सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना है मेरिट कोड और डीमेरिट कोड। सॉरी, डीमेरिट कोड क्या होता है? एमएसबी लेस देन एमएससी, एक्सटर्नल कॉस्ट, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, हैबिट फॉर्मिंग गुड होता है, और ओवर कंज्यूम, ओवर प्रोड्यूस्ड, ओवर एलोकेटेड, प्लस जी इन लास्ट प्लस डायग्राम, बेसिक डायग्राम। ठीक है, डिमांड बढ़ा के दिखा देना उसका। बस प्राइस क्वांटिटी, ये डिमांड होनी चाहिए थी, ये सप्लाई होनी चाहिए थी, आपके पास ये क्वांटिटी होनी चाहिए थी। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो असल में डिमांड ये चल रही है, असल में क्वांटिटी ये चल रही है। तो ये जो क्वांटिटी बढ़ी हुई है, हाँ प्राइस भी बढ़ रही है, ये आपका वेलफेयर लॉस है। ठीक है, 4 मार्क इसके होगा साइड में नॉलेज एप्लीकेशन, बाकी 4 मार्क वो तो बाकी कहानी है ना, जिस पे जा रहा है। ठीक है, सप्लाई बढ़ा। अच्छा अब देखो बाकी के 4 मार्क कहाँ से मिलेंगे? बाकी के 4 मार्क आपको मिलेंगे यहाँ से, टैक्स ऑन प्रोड्यूसर। साथ किस पे इफेक्ट आएगा? डिमांड पे, सप्लाई पे? सप्लाई पे। तो बाकी के 4 मार्क आप उठाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस से, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसको आपने डिफाइन किया। आप यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे वो आप बनाएंगे सप्लाई डिक्रीज करके, सप्लाई को डिक्रीज करके। अच्छा
अगर आपने अपने आंसर को और बेहतर करना है तो आप यहाँ पे बना दो इन इलास्टिक डिमांड के साथ। क्योंकि एक बात बताओ, डीमेरिट गुड जो होता है सिगरेट शराब वगैरह, इसकी नेचर क्या होती है, इन इलास्टिक होती है ना। तो आप उसके साथ नहीं करो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक की बात हो रही है तो ये कोई इतनी ज्यादा एडिक्टिव तो है नहीं। कुछ होते हैं, चलिए मैंने देखे हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। तो नॉर्मल सप्लाई कम करके दिखाओ, ठीक है। सप्लाई कम करके दिखाओ और उसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, अब मुझे बार बार ये ना बताना पड़े कि यार कंज्यूमर सर्विस भी बताओ, प्रोड्यूसर सर्विस भी बताओ, रेवेन्यू भी बताओ। बताना है जी, बताना पड़ेगा। वो डायग्राम तो आपको मैं थोड़ी ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि पहले, मैं आपको ये थोड़ी बोलता हूँ कि पहले हर क्वेश्चन के इस्तेखारा निकालो और फिर उसको जो है वो करें। भाई जल्दी जल्दी करो ना अपने आंसर को। नॉर्मल इनलास्टिक बनाना चाहो तो बना लो, क्योंकि डीमेरिट की बात कर रहे हैं, वरना मैं होता तो नॉर्मली बना। तीन डायग्राम का बोली मैंने। मैंने कब बोला वो बना, पागल हो? जब उसने पूछा वही नहीं, क्या जरूरत है। ये पॉलिसी का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे उसने इनडायरेक्ट टैक्सेस पूछे हुए। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बनाओ इन इलास्टिक डिमांड के साथ। रेवेन्यू वाले ना बताओ, लेकिन कंज्यूमर सर्विस वगैरह बता देना। एक्सप्लेन करो, 8 में से 8 मार्क वो आपको दे देगा। ठीक है। अब वो पार्ट बी के अंदर क्या पूछ रहा था, पार्ट बी में उसने बोला मिनिमम प्राइस वर्सेस एक और पॉलिसी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब बताएं क्या हिसाब किताब बनेगा इसका। लैक ऑफ नॉलेज खत्म होगी, ठीक है। और सही कह रहे हैं, मुझे भी जरा सोचने पड़ा। अच्छा, पहले मिनिमम प्राइस बता दे भाई। मिनिमम प्राइस के बारे में आप बताएंगे कि ये प्राइस कंट्रोल का पार्ट है, ये अबव द इक्विलिब्रियम लगता है किसी भी चीज को महंगा करने के लिए। सरप्लस नहीं होगा इसका, हाँ सरप्लस होगा सर, ठीक है। फिर आप उसकी डायग्राम बनाओगे जिसके अंदर आप नॉर्मल सा सरप्लस शो कर रहे हो, उसको लिंक करोगे कोल्ड ड्रिंक के साथ। आप बोलेंगे कि यार देखिए हमारे पास पहला बेसिक इक्विलिब्रियम चल रहा था, मेरे पास प्राइस लेवल बढ़ गई है, अबव द इक्विलिब्रियम चला गया, तो डिस इक्विलिब्रियम में हम लोग आ जाएंगे, सरप्लस में चले जाएंगे। ये इसको प्रोड्यूसर के साथ लिंक मत कर रहे। नहीं नहीं, सिर्फ इफेक्टिव, सिर्फ एक चीज, ठीक है। इफेक्टिव आपने बताया, एक्सप्लेन किया, खत्म। एडवर्टाइजिंग के ऊपर आप आओ। आप बोलेंगे कि दो तरह की एडवर्टाइजिंग होती है, एक होती है इंफॉर्मेटिव और एक होती है परसुएसिव। आप कोई डायग्राम, यार डायग्राम डिमांड कब होगी, सीधी सीधी ये लो मिनिमम प्राइस की, ये लो डिमांड आ गई, सप्लाई आ गई, ये लग गई मिनिमम प्राइस। सही है। अच्छा इसकी भी देख लो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, डिमांड आपकी कम हो जाएगी, ये मिनिमम प्राइस है कदे। आप इंफॉर्मेटिव कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर के लिए। हाँ हाँ, बस दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है आपने, लेकिन इन दोनों के ड्रॉबैक भी बताने हैं। डिस्कस वाला क्वेश्चन है, हाउएवर वाला क्वेश्चन है, ड्रॉबैक आएंगे। पहले एक पेज पे इसको बता दो, दूसरे पेज पे इसको बता दो, खिचड़ी मत बनाना, हलीम मत बना देना। हाँ, कॉस्ट, इंफॉर्मेटिव प्लस परसुएसिव। अच्छा अब इसके ड्रॉबैक सुने। मार्केट में सरप्लस होगा, सही है। एक तरीके से हैबिट फॉर्मिंग गुड है, इंसान फिर भी पिएगा, अगर प्राइस बढ़ गई तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लोग तो फिर भी पिएंगे। क्यों नहीं होगा? तो क्या जमजम मिलाते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर? भाई इंफॉर्मेटिव आएगी ना उसके अंदर, आप मेरी बात सुनो, कितना शुगर होती है उसके अंदर, तो आप उसको जब तक नॉलेज नहीं दोगे तो किस तरह पता चलेगा। समझे? तो आपकी, तो यही तो करना है, यही तो करना है। अबे भाई क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने, क्वेश्चन तो पढ़ो। पढ़ लिया, ये क्या लिखा हुआ है। सही है। अब एडवर्टाइजिंग के ड्रॉबैक सुने। टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपकी कॉस्ट क्या है,
आप किसने अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन, आजकल एक स्प्राइट का ऐड आ रहा है, वो बस स्टॉप पे यूं 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 कर रहा होता है, कुछ नहीं पता होता वो किस चीज का ऐड है। स्प्राइट का ऐड आया था पीएसएल के अंदर, देखा था वो, कुछ नहीं पता था वो क्या था, वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या है वो। तो भाई नॉलेज भी तो बताओ, आप बताओ किस चीज का ऐड है, एक्सप्लेन करो लोगों को। दोनों साइड का आंसर हो गया। मैक्सिमम क्यों कर रहा है? हाँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एडवर्टाइजिंग की। अगर कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हम फेवर में बात कर रहे हैं या अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, तो किस तरह पता चलेगा? तो आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, समझे? अबे भाई एक सेकंड यार। हाँ हाँ, तो स्प्राइट क्यों अपने आप की बुराई करेगा? तो गवर्नमेंट करेगी। ये तो कह रहा हूँ क्यों करेगा भाई। मैंने आपको बताया कि मेरी बात सुनो, मैंने कहा एडवर्टाइजिंग ऐसी होनी चाहिए जो समझ आए, ठीक है? अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पीएसएल में स्प्राइट का एक ऐड आया था, जो बस स्टॉप पे खड़ा होकर नाच रहा था, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। एंड तक समझ नहीं आया था वो ऐड किस चीज का है। तो वो कोई नॉलेज आपको मिल रही थी उससे, कुछ क्लियर हो रहा था? तो मैं कह रहा हूँ इस तरह का ऐड ना हो। हाँ हाँ हाँ, मैंने कब बोला? मैंने कब बोला? ये गवर्नमेंट कर रही है, जाहिर सी बात है ना। अगर मैं चाहता हूँ, गवर्नमेंट चाहती है, क्या लिखा है यहाँ पे कि ओबेसिटी हो गई है आपके मुल्क के अंदर, और ये गवर्नमेंट चाह रही है कि हम खत्म करें इस चीज को, तो कौन ऐड चलेगा? पेप्सी खुद बोलेगा कि भाई मुझसे सामान नहीं खरीदना। वही तो कह रहा हूँ, तो कौन करेगा? अबे भाई स्प्राइट को भूल जाओ, स्प्राइट को भूल जाओ। गवर्नमेंट बोलेगी कि आप नहीं पियो, पब्लिक अवेयरनेस ऐड करेंगे। अबे मैं दूसरी से ऐड की बात कर रहा हूँ, अनक्लियर मैसेज था उसके अंदर। मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा में समझाऊंगा, ठीक है? अब आपने ड्रॉबैक लिखा, आपने बेनिफिट लिखे, ठीक है? क्या नहीं, मैक्सिमम प्राइस नहीं आएगा उसने बोला आपको यहाँ पे। और मैक्सिमम प्राइस में तो प्राइस कम होती है, हम कंज्यूमर को इनकरेज करेंगे लोग टैक्सी पियो। देखिए मैक्सिमम प्राइस तब इफेक्टिव होगा, आपकी प्राइस कम हो गई तो मार्केट में शॉर्टेज हो गई ना। और मैक्सिमम प्राइस को सॉल्व करने के लिए फिर गवर्नमेंट या तो सब्सिडी दे या तो इंपोर्ट करवा ले, तो दोनों ही नुकसान नहीं कर। ऊपर लगती है मिनिमम प्राइस, मैंने नहीं लगाई, लगती है ऊपर है भाई। मेरे भाई मिनिमम प्राइस कौन लगाता है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। तो अगर गवर्नमेंट ने आपको एक चीज लगा दी है प्राइस, तो क्या आप उसकी नाफरमानी कर सकते हो? वही बात है जी, क्लियर है? अगर प्राइस इसमें बढ़ेगी हाँ, जो क्वांटिटी टमाटर का कम तो हो गया। थोड़ी सी होगी तो ज्यादा फायदे में ये हाँ, तो कंक्लूजन हो गया। एडवर्टाइजिंग के फायदे में अब कंक्लूजन बताएं क्या है? एडवर्टाइजिंग है कि क्यों? नॉलेज लोगों को मिलेगी और आपकी स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी अकॉर्डिंग टू मी। In conclusion, it can be that ओवरऑल इट कैन बी अंग्रेजी सीख लो थोड़ी सी उससे। आप बोलेंगे कि देखो फसाद की जड़ क्या होती है? फसाद की जड़ होती है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। और लैक ऑफ नॉलेज किससे खत्म हो सकती है? एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग से आप लोगों को सीधी राह दिखाओगे, उनको समझाओगे, तो वो समझ जाएंगे, तो वो अपने आप ही छोड़ देंगे। समझ में आती है बात? मिनिमम प्राइस का ड्रॉप है, ये दे सकते हो क्या? क्या पता लोग अंडर द टेबल बेचना स्टार्ट कर दें, छुप के बेचना स्टार्ट कर दें, इस तरह मावे बिकते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है an economy is experiencing, part B की बात कर रहे हैं, an economy is experiencing a fall in average income during severe recession. Discuss the extent to which concept of income elasticity of demand and price elasticity of demand might be useful to an entrepreneur in this economy, and consider which would be more useful. Usefulness of PED and YD पूछ रहा है for business, फिर business, सही है? A पे आओ।
Explain how the concept of cross elasticity of demand can be used to distinguish between goods that are substitutes, those that are complements, and those that have no relation. Rated will मान less than value बताना। सबसे पहले आप एक्सीडी को डिफाइन करेंगे, आपने फॉर्मूला बताना है, आपने वैल्यूज बतानी है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। ठीक है, इसके अंदर क्लोज एंड वी सब्स्टिट्यूट आएगा, क्लोज एंड वी सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कोई डिटेल या फिर उस तरह की चीज आएगी? आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट के बारे में बताएंगे, आप सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बताएंगे और अनरिलेटेड गुड्स के बारे में बताओगे। ठीक है, इसकी डायग्राम नेसेसरी नहीं, इसकी डायग्राम और इसकी डायग्राम। अनरिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल कॉफी एंड शूज, कोई लिंक है आपस में? अगर कॉफी की प्राइस में कोई चेंज आ रहा है तो शूज की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ये स्टेशनरी गुड्स क्या होता है? यही स्टेशनरी गुड्स वो होते हैं जो किसके अंदर, इसी के अंदर है, यही है ना। प्राइस ऑफ कॉफी, क्वांटिटी ऑफ शूज। ठीक है, समझ गए डायग्राम? कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपकी शूज की डिमांड पे अगर आपकी कॉफी की प्राइस में चेंज आ। 3 डायग्राम्स आ गई, 3 आपके चीजें आ गई अलग से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है यूजफुलनेस ऑफ पीडी एंड वाईडी एंड पीडी फॉर प्रोड्यूसर। अच्छा, अब एक चीज को यहाँ पे देखना, इसने कुछ बोला है, सही है, तो ये एप्लीकेशन के मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, इसको जरा देखना। सबसे पहले आओ यहाँ पे चेक करो, आप वाईडी के बारे में बताएंगे, बूम रिसेशन। एक्सप्लेन मत करने बैठ जाना, इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक क्या होती है, नॉर्मल गुड क्या होता है और ये सब क्या होता है। बूम रिसेशन से आप स्टार्ट करेंगे कि सबसे अच्छा, बूम रिसेशन से भी पहले आपने यहाँ पे बताना है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर। क्या होता है ऑब्जेक्टिव? बूम रिसेशन के बारे में बताओ, बूम रिसेशन की डायग्राम बनाओ, वो वाली इकोनॉमिक लाइफ साइकिल। ठीक है, आप इकोनॉमिक लाइफ साइकिल बनाएंगे, हाँ बूम रिसेशन में। फिर उसके बाद कार शोरूम वाली एग्जांपल जो आपको दी हुई है कि आप बूम में न्यू कार्स बेचेंगे, ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में रिसेशन चल रहा है, सिवियर रिसेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इंटीरियर गुड की बात किसकी, बूम रिसेशन की। तो आप बोलोगे भाई आप बूम के अंदर गोल्ड बेचना स्टार्ट कर दो, लग्जरी आइटम बेचना स्टार्ट कर दो, रिसेशन में सस्ती चीजें बेचना स्टार्ट कर दो, तो उससे तो ओवरऑल प्रोड्यूसर को तो यही देखना है ना कि टाइम पीरियड क्या चल रहा है। फिर आप आएंगे पीडी के ऊपर, वही वाली बात है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। आसान सी एग्जांपल ट्रेन कंपनी वाली है, आप चाहो तो टैक्सी सर्विस लिख दो, आप चाहो तो शादी हॉल के बारे में लिख दो, सिनेमा सनामी चल रहा होता है, विंटर में सीजन होता है तो हॉल की कीमतें बढ़ जाती हैं, वरना ओवरऑल वो कम ही रहती हैं। लेकिन यहाँ पे टीआर के साथ भी आप लिंक करेंगे तो यहाँ पे 4 डायग्राम आ जाएंगे आपकी। तो इतना क्या, फिर मैं बिल्डिंग बनाने का बोल दिया क्या? ये लो, एक डायग्राम ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, खत्म, 4 हो गए। किस किस की बनना था? अब कौन? कुछ सर को बोलो पहले जाके वर्कशॉप ले। भाई ओ लेवल्स की जरूरत नहीं होती, ओ लेवल्स में रिक्वायर्ड नहीं होती, ए लेवल्स में होती है। वो आपको बोले ना बोले आपने बनानी लाजमी, वरना आप इस तरीके से रिलेशनशिप शो करोगे। अगर मैं बोल दूं यार इलास्टिक के अंदर प्राइस कम होने से रेवेन्यू बढ़ेगा, तो किस तरह बताऊंगा उसको? आप रेवेन्यू वाली भले ना बनाओ फिर, लेकिन इलास्टिक इन इलास्टिक बने। 3 हो गई, 4 बना लो तो बेहतर। तो बूम रिसेशन उसके अंदर दिखाओगे क्या? हाँ ना, उन्होंने दिखा दो, आप ओपीएक्यू करके दिखा दो, रिलेशनशिप बता देना बस, लेकिन कि इलास्टिक में नेगेटिव होता है, इलास्टिक में पॉजिटिव होता है, रिलेशनशिप लाजमी बताना। पूरी ओवरऑल बात हो गई है। कंक्लूजन कौन जीतेगा? पीडी। यूजफुलनेस बताएं, बेनिफिट्स बताएं, जब प्रोड्यूसर के हाथ में प्राइस होती है, चेंज कर सकता है डिमांड को देखते हुए, उसको सब मार्केट कंडीशंस का पता होता है। हाँ हाँ, इनइलास्टिक ज्यादा बेनिफिशियल हो गई ना आपके लिए।
जैसे कि मेडिसिन हो गई फॉर एग्जाम्पल, अब मेडिसिन तो आपने खानी है, भले पैसे हो या ना हो, लिख दो लेकिन वैसे जरूरत नहीं है। अगर आप कितने एप्लीकेशन के, 12 एप्लीकेशन के मार्क्स हो गई। हाँ, अगर आप वाईडी के फेवर में जाते हो, अगर आप वाईडी के फेवर में जाते हो तब ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा कि मुल्क में ओवरऑल रिसेशन चल रहा है और आप जो है ना वो सस्ती चीजें बेचने की तरफ जा रहे हो। तो इस तरीके से, और भाई पैराग्राफिंग लाइंस वगैरह छोड़ देना, आप लोग घर से पेपर नहीं लेके जा रहे हो, वो पूरा दे रहा है आपको पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, डिस्कस वेदर अ गवर्नमेंट शुड यूज मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। ये जरा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डिफ्लेशन and use aggregate demand and aggregate supply diagrams to explain how might this arise in an economy। जब मैंने आप लोगों को मैक्रो स्टार्ट करवाया था इन्फ्लेशन वाला टॉपिक, मैंने एक चीज बताई थी, गुड डिफ्लेशन वर्सेस बैड डिफ्लेशन, याद है? सही है, तो ये वही वाला क्वेश्चन, गुड डिफ्लेशन पार्ट ए। पार्ट ए बोलता है कि यार डिफ्लेशन ऑलवेज हार्मफुल या बेनिफिशियल, ऐसा ही कुछ था, क्या हमेशा वैसे होगा? और एक बात बताओ कि सप्लाई और डिमांड इन दोनों की वजह से डिफ्लेशन कैसे होगा? तो ये पूरा क्वेश्चन किस पे बेस कर रहा है? गुड डिफ्लेशन वर्सेस बैड डिफ्लेशन। प्राइस लेवल कम हो जाती है, ग्रेजुअल फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस। अब सुनो, गुड डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है कि परसेंटेज आपकी गिर रही है, प्राइस अभी भी बढ़ रही है लेकिन परसेंटेज जो वो है ना वो गिरती जा रही है। डिसइंफ्लेशन है, इन्फ्लेशन की परसेंटेज बढ़ती है, इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ प्राइस। अब सुनो, गुड डिफ्लेशन के अंदर आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है और बैड डिफ्लेशन के अंदर आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरती है। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है? डायग्राम बना के दिखाऊं कि याद है? यहाँ पे आ गई प्राइस, जीडीपी, प्राइस, जीडीपी, आपका ये इक्विलिब्रियम आ गया बेसिक सा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का, ठीक है, एसआरएस एडी। ये आपके पास इक्विलिब्रियम चल रहा है, ये इनकम लेवल चल रही है, ये प्राइस चल रही है, सेम यहाँ पे कहानी आपके पास चल रही है, ठीक है, प्राइस, इनकम, एसआरएस और एडी। अब ये गुड डिफ्लेशन क्यों है? मैंने कहा कि जब आपके पास सप्लाई बढ़ती है तो वो गुड डिफ्लेशन होती है। अब ये गुड डिफ्लेशन इसलिए है क्योंकि आपकी एक तो प्राइस लेवल भी कम हो रही है, ठीक है, और इनकम भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये आपके पास आ गया गुड डिफ्लेशन का केस। ये तब होता है जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, सब्सिडीज मिल जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिमूव हो जाए, सप्लाई बढ़ रही है। और बैड डिफ्लेशन कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है। देखो डिफ्लेशन तो अभी भी हो रही है, प्राइस लेवल अभी भी कम हो रही है, लेकिन ये बैड डिफ्लेशन आ गया आपका। सही, टैक्सेस वगैरह बढ़ जाए और वेदर टेस्ट वगैरह भी नॉर्मल जो अपने पास। सही, तो ये अपना हो गया पार्ट ए 4 का। अब 4 का पार्ट बी बोलता है कि यार एक बात बताओ कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में से कौन सी अच्छी है जब मुल्क में क्या हो रहा हो? तो डिफ्लेशन आपके मुल्क में हो रहा है, आपने उसको सॉल्व करना है। इसका मतलब है आप कौन सी पॉलिसी लगाएंगे यहाँ पे? एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करूंगा तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, टैक्सेस यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करूँ तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या करूंगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक्सप्लेन करो, पूरा चेन आपके पास बनेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, इसकी डायग्राम भी आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ बताएं, क्या नहीं समझ आया? डायग्राम आ गई आपके पास, ठीक है, और आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो आपके पास मेथड्स थे। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मुस्कान किस तरीके से लगती है? इंटरेस्ट रेट कम करेगी, किस तरह कम होगा इंटरेस्ट रेट? इंटरनेट किस तरह करेगा? बस कल अनाउंस कर देगा कम हो गया, मनी सप्लाई बढ़ती है ना। कब बोला आपने मनी सप्लाई? बॉन्ड्स को गवर्नमेंट बाय करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय करेगा जिससे मनी सप्लाई मुल्क में बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा और आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कंजप्शन कम होगी, सेविंग कम हो जाएगी, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव इजिंग। अब आपने 12 में से 8 मार्क उठा लिए, कंक्लूजन बताओ।
गवर्नमेंट तो फिस्कल पॉलिसी का ड्रॉबैक है ना, हाइपर इन्फ्लेशन। केबीसी में बैठा हुआ है क्या, ऑप्शन दे रहा है मुझे क्या? बताएं भाई, इसमें तो अनएम्प्लॉयमेंट हो ही रही है, इसमें तो प्राइस बढ़ रही है ना ओवरऑल। अच्छा मतलब ये थोड़ी है कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ तो बताएं, सपोर्ट करें। तो ठीक है, बताएं क्यों। क्योंकि अगर मॉनिटरिंग करेंगे हम्म, आजकल का प्रश्न है। देखिए मेरी बात सुने पहले तो, और ठीक, अब सुने मेरी बात। पहले तो इसकी डायग्राम्स देखें कौन कौन सी आपके पास बनेगी। मैंने आपको बताया 12 मार्क में हमेशा LRAS बनता है, तो इसकी जो आप डायग्राम बनाओगे वो LRAS वाली बनाओगे, एग्रीगेट डिमांड ऊपर जा रही होती है। तो वो आप इसलिए बनाएंगे क्योंकि जब आप उसके अगेंस्ट में बात करोगे ना, आप इसी डायग्राम से एक्सप्लेन कर दोगे कि देखो यार हम लोग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो हाइपर इन्फ्लेशन का डर है। तो ड्रॉबैक भी तो बताना है ना आपने। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आप उसको बताएंगे कि जी देखो हमारी क्वांटिटेटिव ईजिंग हो गई, मनी सप्लाई बढ़ गया, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट से हमारा FDI कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि गोरे तो आपके मुल्क में इसीलिए सेव कर दी क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। फिर आप बोलेंगे कि यार देखो प्राइस लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गई है, वो भी एक डायग्राम हो गई। तो डायग्राम्स आपने यहाँ पे बना के अपने आंसर को एंड कर दिया। शॉर्ट टर्म में फायदा होगा, माइंड में फाइल्स पैसा आ रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कि आपको पेमेंट देंगे। नेक्स्ट मॉनिटरिंग करने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंग्लिश में कितना होता है। ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब, मशीनरी के हिसाब से बात कर रहे हैं, लोन्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। चलो खैर, 8 मार्क उठा लिया आपने यहाँ पे। कंक्लूजन देखो, हमारे पास पहले क्या होता था, हम लोग करते थे कि यार मॉनेटरी है या फिस्कल है, हमने रट्टा लगाया था कि सप्लाई साइड बेस्ट है, जो हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं। एग्जामिनर ने बोला कि ये चीज गलत है, अब से मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। सप्लाई साइड, अगर आपसे इन दो के बारे में बात पूछी जा रही है तो आप इन्हीं दो के बारे में बताओगे, इसके अलावा कोई और नहीं बताओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास, उसने एक बात और बोली, उसने बोला कि स्टूडेंट जो है ना वो टाइम पीरियड को यूज नहीं करते, टाइम पीरियड को यूज नहीं करते, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को। देखिए मेरी बात सुने, फिस्कल पॉलिसी, ये गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया, गवर्नमेंट ने टैक्स कम करके बोला कि कल से इतना टैक्स मुझे नहीं चाहिए। फौरन से पॉलिसी काम कर गई, फौरन से इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अबे हाँ ना, सरिता हिला रहा है। मैंने आपको बोला कल से मुझे टैक्स मत देना, हाँ, टैक्स का पार्ट है। मैंने आपको बोला कल से मुझे टैक्स मत देना, आपकी इनकम फौरन से बढ़ी, फौरन से स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। यानी कि फिस्कल पॉलिसी कब बेनिफिशियल होती है, शॉर्ट रन के अंदर, टाइम पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या हिसाब होता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया फॉर एग्जांपल, लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, कल के कल तो मशीन ही ले आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता लेके आएंगे, लोन्स लेंगे, तब जाके बिजनेस सेट करेंगे, बाहर से मशीन मंगवाएंगे। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कब बेनिफिशियल है, लॉन्ग रन के अंदर। तो आप बोलेंगे किस चीज पर डिपेंड करता है ये, इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि आप शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहे हैं क्योंकि आप डिफ्लेशन से बाहर आ रहे हो ना, आप शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहे हो या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहे हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। अगर तो शॉर्ट टर्म चाह रहे हो तो फिस्कल पॉलिसी बेस्ट है, फौरन से आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहे हैं तो आपको किसके साथ जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। ये फाइल मैंने ग्रुप पे भेजी हुई है, समझ में आ गई है बात। तो ये भाई आपका पूरा